आप देख रहे हैं टीवी 24। मैं हूं नीतू। स्वागत है आप सभी का 24 घंटे 24 रिपोर्ट्स में। और इस वक्त के बुलेटिन में सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं राजधानी दिल्ली की ओर, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफाई अभियान की लहर देखने को मिल रही है। बीजेपी के नेता खुद इन दिनों सफाई अभियान में योगदान दे रहे हैं, लेकिन इस अभियान की आड़ में कुछ गड़बड़झाला भी किया जा रहा है। जी हाँ, दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा सफाई कई सवाल उठ रहे हैं। जो इस बाबत बीजेपी के नेता जगदीश से जानना चाहा तो उन्होंने पहले तो कहा कि एक फोटो एडिट की गई है, तो दूसरी ओर उन्होंने तुरंत अपना स्टेटमेंट बदलते हुए कहा कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। आइए आप भी सुनिए क्या कुछ कहा बीजेपी नेता जगदीश ने। कल सतीश उपाध्याय जी गए थे लोधी रोड पर स्वच्छता अभियान करने। वहाँ पर ऐसी तस्वीरें आई हैं कि पहले कूड़ा बिखेरा गया बाकायदा, फिर उसके बाद तस्वीरें खिंचाने के लिए उनको साफ किया गया। वो सारे वीडियोस उस तरीके के आए हैं। आपका इस पर क्या कहना है? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है जो आप कह रहे हैं, किंतु ऐसा मुझे नहीं लगता इसमें किसी भी तरह की सत्यता है। नहीं, बाकायदा वीडियोस हैं, बाकायदा तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं पूरा कि वो पहले एक ट्रॉली भर के पूरा कूड़ा वहाँ फैलाया जा रहा है, एक व्यक्ति उसको फैला रहा है, फिर उसके बाद ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी असत्य बात है। अगर ऐसा है तो आप क्या कहते हैं? नहीं, अगर है ही नहीं तो उसके बारे जवाब क्या देंगे? नहीं, तो ऐसा तो है, तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती ना, मैं इसे मानने के लिए तैयार नहीं हूं। तो झूठ नहीं बोलती ना मुखी साहब, कई पेपर्स में भी है, वीडियोस भी हैं। आप मुझे दिखा के यकीन करा दें, जवाब दे दूंगा। ये देख लीजिए, अभी देख लीजिए, देख लीजिए तो थोड़ा कमेंट तो कर ही दीजिए उसका। नहीं, वो कैसे दिखाएंगे? डाला है कूड़ा पहले। हाँ, है ना, वो सारे एक पेपर में दिखा दे। राजधानी दिल्ली के बाद अब आपको लेकर चलेंगे गाजियाबाद की ओर, जहां शहर को गंदगी से मुक्त रखने के उद्देश्य से ईस्ट मॉडल टाउन में स्वच्छता अभियान चलाया गया। सफाई अभियान में एकेजी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने सफाई की और मलबा हटाया। अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां महिला रैपिड एक्शन फोर्स ने एसपी शकुंतला के नेतृत्व में शहर के बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में महिला जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान महिलाओं को उनकी सुरक्षा महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 के बारे में जानकारी दी गई। दस्ते ने बाजारों में फ्लैग मार्च भी किया। महिला रैपिड एक्शन फोर्स ने एसीपी शकुंतला के नेतृत्व में शहर के बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में महिला जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान महिलाओं को उनकी सुरक्षा महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 के बारे में जानकारी दी गई। दस्ते ने बाजारों में फ्लैग मार्च भी किया। अभियान के दौरान उन्हें शरारती तत्वों से बचने के तरीके बताए गए और महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया। इस अभियान में महिला रैपिड एक्शन फोर्स के पुलिसकर्मी और उनके साथ पुलिस टीम ने सूरजकुंड के दयालबाग, लकड़पुर मार्केट के अलावा BC और D ब्लॉक, शिवदुर्गा, विहार आसपास के इलाकों में जाकर बाजार में खरीदारी करने आए महिलाओं, विद्यार्थियों और अध्यापकों को जागरूक किया। इस अभियान में महिलाओं से सवाल पूछे गए और सही उत्तर देने वालों को पुरस्कृत भी किया गया। रुक करेंगे गुड़गांव की ओर, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री और गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत बावल विधानसभा के गांव बोलनी को चुना है। इस योजना के तहत आदर्श गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने के पानी, गंदे पानी की निकासी, शौचालयों के निर्माण, पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री और गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत बावल विधानसभा के गांव बोलनी को चुना है। इस योजना के तहत आदर्श गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने के स्वच्छ जल, गंदे पानी की निकासी, शौचालयों के निर्माण, पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। राव ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस योजना का शुभारंभ किया था। उन्होंने कहा कि बोलनी गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार को सूचित कर दिया गया है। आने वाले दिनों में बोलनी गांव में लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए काम शुरू कर दिए जाएंगे। और अब बात करेंगे महानगरी मुंबई की ओर, जहां महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की अल्पमत वाली सरकार को शिवसेना से समर्थन मिलने के संकेतों के बीच पार्टी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में 2 स्थान देने का प्रस्ताव मिला है, जिससे पार्टी खुश है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के पहले मंत्रिमंडल विस्तार में शिवसेना के 2 सांसदों को जगह मिल सकती है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की अल्पमत वाली सरकार को शिवसेना से समर्थन मिलने के संकेतों के बीच पार्टी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में 2 स्थान देने का प्रस्ताव मिला है, जिससे पार्टी खुश है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के पहले मंत्रिमंडल विस्तार में शिवसेना के 2 सांसदों को जगह मिल सकती है। शिवसेना के एक नेता ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि इस पर पार्टी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से विचार विमर्श किया जाएगा। शिवसेना नेता ने ये भी स्पष्ट किया कि इस प्रस्ताव से महाराष्ट्र में उसकी राजनीति पर कोई असर नहीं होगा, जहां वे भाजपा की अल्पमत वाली सरकार को समर्थन देने के लिए उप मुख्यमंत्री का पद और कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी मांग रही है। महाराष्ट्र में आगामी 12 नवंबर को विश्वास प्रस्ताव पर मतदान होगा। वहीं भाजपा का कहना है कि वे शिवसेना की मांगों को तभी पूरा करेगी जब वे विश्वास मत के दौरान बिना शर्त उसकी मदद करे। और अगली खबर औरंगाबाद से है, जहां सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड और एक्सरे 7 दिनों से बंद है। 1 नवंबर से दोनों सेवाएं बंद कर दी गई हैं। अल्ट्रासाउंड के लिए गांव से मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन सेवाएं नहीं मिलने से वापस लौटते जा रहे हैं। युवा कांग्रेस के मीडिया प्रभारी शहनवाज के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सदर परिसर में डॉक्टर परशुराम भारती के खिलाफ प्रदर्शन किया। सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड और एक्सरे 7 दिनों से बंद है। युवा कांग्रेस के मीडिया प्रभारी मोहम्मद शहनवाज उर्फ सल्लू खान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सदर अस्पताल परिसर में सीएम डॉक्टर परशुराम भारती के खिलाफ प्रदर्शन किया। कहा कि सीएस के कारण अस्पताल बदहाल है। 17 माह से पैसा नहीं मिलने की शिकायत की। सीएस सेवा के बढ़ाने की बजाय घटता जा रहा है। युवाओं ने कहा, अगर 24 घंटे के अंदर सेवा शुरू नहीं हुई तो सिविल सर्जन कार्यालय में तालाबंदी की जाएगी। पूरे मामले की जानकारी डीएम को दी गई है। आपको बता दें कि 1 नवंबर से सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड और एक्सरे सेवा बंद है। रुक करेंगे मुंबई से सटे ठाणे की ओर, जहां अगले 15 दिनों में स्थानीय निकाय कर और चुंगी बीते दिनों की बात हो जाएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि 15 दिनों के भीतर एलबीटी और चुंगी दोनों को समाप्त कर दिया जाएगा। सरकार इसकी जगह वेट पर 20% सरचार्ज लगा सकती है। मुंबई मनपा आयुक्त सुबोध कुमार समिति ने एलबीटी और चुंगी हटाकर विकल्प के तौर पर कर संग्रह के लिए वेट पर 20% सरचार्ज लगाने का सुझाव दिया था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि 15 दिनों के भीतर एलबीटी और चुंगी दोनों को समाप्त कर दिया जाएगा। सरकार इसकी जगह वेट पर 20% सरचार्ज लगा सकती है। पूर्व मुंबई मनपा आयुक्त सुबोध कुमार समिति ने एलबीटी और चुंगी हटाकर विकल्प के तौर पर संग्रह के लिए वेट पर 20% सरचार्ज लगाने का सुझाव दिया था। सूत्रों के मुताबिक अब राज्य सरकार सुबोध कुमार समिति की ये सलाह मानने वाली है। इस बारे में अध्यक्ष गुरनानी का कहना है कि अगर राज्य सरकार सुबोध कुमार समिति की सलाह मानते हुए वेट पर 20% सरचार्ज लगाकर टैक्स की वसूली करती है तो उन्हें कोई समस्या नहीं होगी।
तो वहीं विधानसभा का विशेष सत्र 10 नवंबर से शुरू हो रहा है। इससे पहले सरकार को समर्थन देने या न देने पर शिवसेना को फैसला करना है, नहीं तो उसके हाथ से विपक्ष के नेता का पद भी चला जाएगा। ये पद 42 सदस्यों वाली कांग्रेस को मिल जाएगा, जबकि शिवसेना के 63 विधायक हैं। उधर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बार बार बयान दे रही है कि वे भाजपा को बाहर से समर्थन देगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने साफ कह दिया है कि राक्पा विधानसभा में विश्वास मत के दौरान सरकार के पक्ष में वोट भी करेगी। पार्टी पहले कह चुकी है कि वे वोटिंग के दौरान सदन में मौजूद नहीं रहेगी। अगली खबर नासिक से है, जहां गोदावरी नदी में बढ़ते प्रदूषण पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त तेवर अपना लिए हैं। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि आज दिन में बताए कि नदी के प्रदूषण को दूर करने के लिए कब तक कितनी राशि जारी करेगा। कोर्ट ने कहा है कि जवाब न मिलने पर वे कुंभ में आने वाले लोगों को रोकने के लिए नोटिस जारी करेगा। नासिक में लगने वाले कुंभ मेले में महज 8 महीने बचे हैं। इसी बीच गोदावरी प्रदूषण पर राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था ने हाईकोर्ट में याचिका लगा रखी है। इसकी सुनवाई मुंबई में हुई। नीरी ने प्रदूषण रोकने के अनेक उपाय और योजना बनाई है। योजना को अमल में लाने के लिए केंद्र से रकम मिलने में देरी होने की बात भी कही। फटकार लगने पर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि ने चुनाव में व्यस्त होने का कारण भी बताया। तो वहीं सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पैरवी कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह का कहना है कि राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहयोग के अनुरोध से जुड़ा प्रस्ताव मिल चुका है और इसके बारे में विचार किया जा रहा है। राज्य सरकार ने केंद्र को इलाहाबाद कुंभ मेले की तर्ज पर नासिक कुंभ मेले के आयोजन के लिए सहयोग का अनुरोध किया है। रुक करते हैं पुणे की ओर, जहां लोनावला में भूशी डैम में डूबने से 2 छात्रों की मौत हो गई। ये दोनों सोलापुर के वालचंद कॉलेज के छात्र बताए जा रहे हैं, जो खंडाला में एक आध्यात्मिक शिविर में शामिल होने के लिए आए थे। दोनों के शव बाहर निकाल दिए गए हैं। लोनावला के भूशी डैम में डूबने से 2 छात्रों की मौत हो गई। ये दोनों खंडाला में आयोजित एक आध्यात्मिक शिविर में शामिल होने के लिए आए थे। शिविर समाप्त होने के बाद वापसी के लिए देर रात की गाड़ी थी, इसलिए सभी लोनावला घूमने पहुंचे। यहां भूशी डैम पर आने के बाद ये लोग पानी में उतरकर खेलने लगे। उसी दौरान संतुलन बिगड़ने से रोहित और लॉरेंस दोनों पानी में गिर गए। दोस्तों ने रोहित को बाहर निकाला, लेकिन उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने दोनों के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी है। और अब बात करते हैं हैदराबाद की, जहां पर हुदहुद तूफान को गुजरे अभी 1 महीने का वक्त भी नहीं हुआ। इस तूफान ने विशाखापट्टनम शहर में सबसे ज्यादा तबाही मचाई थी। उस तबाही के निशान मिटने से पहले ही विशाखापट्टनम पर एक और तूफान का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग से मिल रही जानकारी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्से में हवा का दबाव तेजी से बढ़ रहा है, जो कुछ समय बाद और ज्यादा हो जाएगा। मौसम विभाग से मिल रही जानकारी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्से में हवा का दबाव तेजी से बढ़ रहा है, जो कुछ समय बाद और तेज हो जाएगा। मौसम विभाग का ये भी कहना है कि मानसून डिप्रेशन विशाखापट्टनम से 700 किलोमीटर दूर पाया गया था। ज्वाइंट टाइफून वार्निंग सेंटर ने पहले ही एक चेतावनी जारी कर दी है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि यह हवा का दबाव मौसम की अनुकूल परिस्थितियों की वजह से आखिरकार तीव्र चक्रवात में बदल जाएगा। आंध्र प्रदेश के अधिकारियों ने आने वाले खतरे को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपातकालीन बैठकें की जा रही हैं ताकि हर तरह की स्थिति से निपटा जा सके। साथ ही अधिकारियों का फोकस इस बार संचार व्यवस्था को सही बनाए रखने पर होगा। हुदहुद तूफान के वक्त कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। अब आपको लेकर चलेंगे बेंगलुरु की ओर, जहां आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के बेंगलुरु दौरे के 2 दिन बाद मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने अधिकारियों को चेतावनी दे डाली है
कि राज्य में निवेश के इच्छुक उद्यमियों को भूमि और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नायडू के दौरे के ऐन पहले देश की दूसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर निर्यातक कंपनी इंफोसिस ने देवनहल्ली में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास 100 एकड़ में प्रस्तावित परियोजना के प्रति अरुचि जताई थी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के दौरे से ऐन पहले देश की दूसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर निर्यातक कंपनी इंफोसिस ने देवनहल्ली में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास 100 एकड़ में प्रस्तावित परियोजना के प्रति अरुचि जताई थी। कंपनी ने कहा था कि संपर्क सड़क की सुविधा नहीं होने के कारण यह परियोजना को लेकर उत्साहित नहीं है। इंफोसिस ने परियोजना को आंध्र प्रदेश ले जाने का संकेत भी दिया। इसके बाद राज्य आईटी मंत्री ने कहा था कि सरकार इंफोसिस को सभी तरह की सुविधाएं देगी और इसी मसले को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि राज्य के अधिकारियों के ठीक से काम नहीं करने के कारण लोग सरकार पर आरोप लगाते हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अगर वे आईटी उद्योगों को भूमि सहित अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में पेश आने वाली समस्याओं को सुलझा नहीं सकते तो पद से हट जाएं। उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर दिग्गज इंफोसिस के लिए भूमि और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद मीडिया इस प्रकरण को इस तरह क्यों पेश कर रही है। इस रकम पर 7.64 करोड़ रुपए ब्याज के बनते हैं, पर राज्य सरकार ने ब्याज में छूट दी है। इसके बावजूद इंफोसिस जगह बदलने की चाह में शेष धनराशि जमा नहीं करवा रहा है। इंफोसिस को देवनहल्ली के पास फिलहाल 40 एकड़ भूमि आवंटित की गई है और सरकार 60 एकड़ भूमि और देने के लिए तैयार है, लेकिन इंफोसिस को इलेक्ट्रॉनिक सिटी में भूमि चाहिए। इसी कारण इस तरह का दुष्प्रचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कंपनियों के साथ निरंतर तालमेल नहीं बनाकर चलने की वजह से इस तरह की अव्यवस्थाएं हो रही हैं। यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए TV24।